जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखा, रियल फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में करना और कंपोनेंट फॉर्म से रियल फॉर्म में करना देखा प्रीवियस क्लासेस में। और 1D 2D 3D सारा हमने तीनों डायमेंशन को डिस्कस कर दिया। अब इसका जो मेन है यूज है, ठीक ना, उसको हम देखते हैं। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कंपोनेंट फॉर्म जो है, दो से ज़्यादा वेक्टर को अगर हमें सम या सब्सट्रैक्शन करना पड़े या सम और सब्सट्रैक्शन दोनों मिक्स फॉर्म में हो, तो अगर ऐसा कुछ हमें करना पड़े तो हम ट्रायंगल लॉ का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन हमें ज़्यादा मिलेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा उसमें। और अगर हम कंपोनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मेनली जो यूज है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, वो हम कहेंगे कि सम या सब्सट्रैक्शन करने के लिए। इफ़ देयर इज़ मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर भी है तो भी उसका करेंगे कंपोनेंट फॉर्म से, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन दो अगर है तो हम ट्रायंगल लॉ से करके वेरी इजीली हम उसको सम कर सकते हैं। कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले दो ही वेक्टर के देखेंगे सम करके कंपोनेंट फॉर्म से और ट्रायंगल लॉ से, और हम देखेंगे कि दोनों द्वारा सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक ना। तो पहले हम दो वेक्टर लेंगे और दो वेक्टर का हम सम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ फर्स्ट, एंड आफ्टर देन बाय द हेल्प ऑफ कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसे हम सोल्व करेंगे। दोनों तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये दो वेक्टर हम ले लेते हैं ऐसा। सही से स्ट्रेट लाइन बनता है नहीं मुझसे, एक बार में बन गया तो बन गया, नहीं तो। ये हमारा ए वेक्टर है मान लेते हैं, और ये 6 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस से है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल है। एक बी वेक्टर ले लेते हैं, दो वेक्टर का हम पहले समेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हो गया और ये बी है, और ये 4 न्यूटन मान लेते हैं, और ये भी 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है और ए जो है एंटी क्लॉकवाइज है, बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रिजल्ट हम दोनों से हम निकालना चाहेंगे। हमें कह रहा है कि आप निकालिए ए प्लस बी क्या होगा। मान लेते हैं कि ए प्लस बी आर आ रहा है ना। तो आर का हमें रिजल्ट यानी आर निकालना है ना। तो ठीक है, करते हैं काम पहले ट्रायंगल लॉ से, है ना। फर्स्ट हम जो पढ़े हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ से हम देखेंगे। फिर सेकंड केस में अगर ट्रायंगल लॉ से हम करते हैं तो डायग्रामेटिकली वेरी इजीली रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ए के हेड पे बी का टेल आना चाहिए, तो इसको पैरेलली हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के बाद बी को, ठीक ना, समथिंग ऐसा कुछ बी बनेगा, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का कहने का मतलब यही हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम करते हुए वेक्टर को कहीं ले जा सकते हैं ना। तो ये बी ही है, और रिजल्ट जो देगा ए के टेल से बी के हेड तक ट्रायंगल लॉ अगर पढ़े होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो ये हमारा रिजल्ट है, सही से वही बात है थोड़ा सा। ये हमारा रिजल्ट है, आर है ना। तो हम इसे निकालेंगे, और थीटा हमारा यहाँ कितना हो गया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ये टोटल हमारा एंगल है, तो 30 + 30 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर्स है जो 60 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है अल्फ़ा डिग्री ए से बनाता है, और हम प्रीवियस क्लासेस में हम वो करते आए हैं, ठीक ना। तो अल्फ़ा डिग्री
और वो हम दोनों हमें यहाँ पे हमें ए निकालना है पहले, है ना, बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, है ना, टीएल हम कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ से हम पहले निकालेंगे। तो ये 1 हम देख लेते हैं। तो ए बराबर यानी सॉरी ए नहीं आर बराबर रिजल्ट का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं पहले, क्योंकि दोनों हमको ज़रूरत होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तभी हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है ना। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये जानते होंगे। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 न्यूटन, तो 36 न्यूटन स्क्वायर हो गया। बी है 4, तो 4 × 16 न्यूटन स्क्वायर, और ये हो गया 2 × 6 × 4, है ना, तो 6 × 4 48 न्यूटन स्क्वायर, और कॉस 16 का वैल्यू 1/2। अब कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, इतना नहीं करेंगे कि हर एक का वैल्यू रखें, ठीक ना, समझ सकते हैं। तो ये 36 16 कितना हो गया 52, और 52 और ये 2 से कटेगा तो ये बच गया 24। तो 52 प्लस 24 6 7 यानी 76, है ना। तो हमको ये टोटल 76 और न्यूटन स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं √76 न्यूटन, और इसका लगभग जो वैल्यू आएगा कैलकुलेटर से करिएगा 8.72 लगभग होगा शायद, करके देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एंगल निकाल लेंगे रिजल्ट का ए से या बी से, तभी तो पता चलेगा। tan अल्फ़ा बराबर जो हो गया, और वो आप जानते हैं ए से निकाल रहे हैं, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए। अल्फ़ा बराबर जो हो गया tan इनवर्स, और a का b का कितना हो गया 4 न्यूटन, और ये sin 16 का वैल्यू √3/2, और ये हो गया 6 न्यूटन प्लस कितना 4 न्यूटन गुना 1/2, cos 16 होता 1/2। तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स, ये पूरा काटोगे तो ये 2 हो गया, और ये ऊपर 4√3/2, और नीचे जो हो गया कितना 8, और नीचे वो 2 आ जाएगा, तो 8 × 16। इसका मतलब हो गया ये 4 न्यूटन तो कट ही जाएगा, 4√3/16, और ये भी कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अल्फ़ा बराबर जो हो गया कितना tan इनवर्स √3/4, और ये लगभग 23 डिग्री 23.41 डिग्री ऐसा कुछ होगा, तो हम 23 डिग्री मान सकते हैं, है ना। वैल्यू आप ये कैलकुलेटर से निकालिएगा, तो ये 23 डिग्री ही माने, क्या मान लेते हैं 23 डिग्री, है ना, लगभग 23 डिग्री है। तो अल्फ़ा हमारा निकल गया। तो अब ए जो हम लिखेंगे, है ना, ए जो हो गया सॉरी आर जो हो गया, रिजल्ट जो हमारा आ गया बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, मैग्नीट्यूड आ गया 8.72 न्यूटन, और डायरेक्शन देखिए ए से कहेगा तो कहेंगे ए से कितना 23 डिग्री बनाया, ए से 23 डिग्री किधर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, विपरीत दिशा में घड़ी के, तो हम कहेंगे था एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम ए से बना। तो ये रिजल्ट आया बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। हम कंपोनेंट से भी देखेंगे, हाँ
यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा हमारा ए से आया, तो रिजल्ट का आप बता सकते हैं कि एक्स से कितना बना, क्योंकि ए का नोन है एक्स से 30 डिग्री है। तो अगर रिजल्ट को आप एक्स से दिखाना चाहते हैं तो ये 23 है, तो ये 7 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आप रिजल्ट को एक्स से भी बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो 8.2772 और डायरेक्शन 7 डिग्री किससे, एक्स से, सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा ना, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी के घूम रहा है ना, तो ठीक है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर देखिए ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 7 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। तो आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस से क्या, एक्स एक्सिस से देना है या ए से देना है, दोनों सेम ही इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। एक्स से ये 7 डिग्री बना रहा है, ए से ये 27 डिग्री बना रहा है, ए से एंटी क्लॉक, एक्स से एंटी क्लॉक, ए से क्लॉकवाइज, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखना चाहेंगे, ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ से, कंपोनेंट फॉर्म से हम देखना चाहेंगे, ठीक ना। तो कंपोनेंट फॉर्म से यहाँ पे कर लेते हैं, और ये देखिए पहले तो हम कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, है ना, यानी ए को कंपोनेंट फॉर्म में करना है, तो ए, अब कंपोनेंट जानते हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ए का कंपोनेंट फॉर्म में करना है तो 6 न्यूटन, और देखिए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है तो ये cos 30 होगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है तो आई होगा प्लस 4 न्यूटन, और ये साइन 30, और देखिए ये पॉजिटिव बाई यहाँ से डालेगा तो पॉजिटिव बाई की ओर ही होगा, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, और यहाँ से जो ए निकल गया कंपोनेंट फॉर्म में, पहले दोनों वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म से हमें जोड़ना है तो, और यहाँ से हो गया 30 का वैल्यू √3/2, है ना, तो यहाँ से कटेगा, यानी 3√3 न्यूटन हो गया आई, और ये प्लस कितना हो गया 1/2 यानी 2 न्यूटन जे। फिर बी को भी कंपोनेंट फॉर्म में कर लेंगे, और बी जो हो गया 4 न्यूटन, और ये भी 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये cos 30, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बना रहा है तो कोई बात नहीं, आई ही होगा, है ना। और इसको ऐसे प्रोजेक्शन डालिएगा तो देखिए एक्स एक्सिस की ओर ही होगा, तो ये आई हो गया, और प्लस 4 न्यूटन, और यहाँ पे साइन 30, और ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन डालिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तो नीचे की ओर होगा, तो यहाँ पे माइनस जे हो गया, और ये 2√3 न्यूटन आई, और इसको आप करिएगा तो 1/2 यानी प्लस 2 न्यूटन माइनस जे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 न्यूटन आई माइनस 2 न्यूटन जे। क्लियर है। तो यहाँ से हमको अब a प्लस बी हमको करना है ना। तो r बराबर जो हमारा हो रहा है a प्लस बी, तो a और b का वैल्यू हम कंपोनेंट फॉर्म में रख देंगे, कंपोनेंट दिया हुआ है तो हम आराम से इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हो गया 3√3 न्यूटन आई प्लस 2 न्यूटन जे, ए का वैल्यू बी का बीच में प्लस, और बी का वैल्यू हमारा 2√3 न्यूटन आई प्लस, माइनस है तो माइनस से रखेंगे ना, बी का वैल्यू जो भी रहे यहाँ रखें, तो माइनस 2 न्यूटन जे। ठीक है, तो प्लस जाएगा सभी में तो वही सेम साइन रह जाएगा। तो आई वाला को आई वाला के साथ रखेंगे, यहाँ हो गया 3√3 प्लस 2√3 न्यूटन आई, क्योंकि बताया गया है कि सेम डायरेक्शन जब रहेगा तो सिंपली ऐड होता है, तो आई सेम डायरेक्शन है ना, तो दोनों सिंपली जुट गया। क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं जे वाला सेम डायरेक्शन में है,
तो वो भी सिंपली जुटेगा, जो कि सब्सट्रैक्शन है तो ये कट जाएगा 2 न्यूटन जे और 2 न्यूटन, चूँकि निगेटिव दोनों अपोजिट है, एक है बाई ऊपर की ओर तो एक है नीचे की ओर, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, है ना। ये दोनों सेम है सभी तरीके से, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इस चलते ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया, है ना। तो रिजल्ट जो है हमारा कितना आ गया, आर। अच्छा, कुछ गड़बड़ है क्या कहीं, कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा, कहीं न कहीं गड़बड़ है क्या। आर हमारा ठीक है, ये वाला कैंसिल होगा, कैंसिल तो होना ही चाहिए था। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे आ रहा है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ले रखा है हमने क्या। अच्छा, गड़बड़ देखिए यहाँ पे ये 6 होगा ना, ये का था तो ये 3 हो जाएगा ना, वही कहें कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दोनों का वैल्यू मैच नहीं हो रहा था यहाँ पे। हाँ, दोनों 4 है, यहाँ ठीक था, यहाँ पे गड़बड़ है ना, हमने 4 ले रखा था, एक का मैग्नीट्यूड 6 था, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, है ना। तो एक का आ जाएगा, घटेगा तो 1 न्यूटन जे, ठीक है। तो आर हमारा इतना आ गया, ये कंपोनेंट फॉर्म में आया। इसको और रिजॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं ये वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 3 गुना, एक कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, हम कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज कर लेते हैं इसमें, है ना। तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा तो रूट में है, 3√3 कितना आ जाएगा, 3 गुना √3 और ये हो गया 5.2 मान लीजिए, 2 अंक तक हमने लिखा है क्या यहाँ, हाँ, तो 5.2 ही मान लीजिए, और प्लस ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 2 गुना √3 और ये हो गया 3 इसको भी मान लीजिए 6 है तो 5 मान लीजिए, है ना। तो ये हो गया न्यूटन आई प्लस 1 न्यूटन जे। तो यहाँ से ये जोड़ लिए तो कितना हो गया, 5 3 8, ये 7 न्यूटन आई प्लस 1 न्यूटन। ये कंपोनेंट फॉर्म में हमारा वेक्टर रिजल्ट आया। अब कहिएगा कि इससे तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप कंपोनेंट फॉर्म, इसका कंपोनेंट अगर निकाल लीजिएगा रिजल्ट को तो यही आएगा, ठीक ना। नहीं तो फिर इस रिजल्ट को रियल फॉर्म में कर लीजिए, कंपोनेंट फॉर्म में हमारा रिजल्ट आया और ये रिजल्ट है जो रियल फॉर्म में आया, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, रियल फॉर्म में कर लीजिए। तो देखिए, नहीं तो इसको आप कंपोनेंट में करिए तो ये आ जाएगा, है ना, और रियल फॉर्म में करिएगा इसको तो ये आएगा। देखिए कर लेते हैं, रियल फॉर्म में कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारा हो चुका है और हम इसे रहने देते हैं ताकि रिजल्ट पता चले। तो हम कंपोनेंट फॉर्म जब यूज कर रहे थे, कंपोनेंट फॉर्म, तो ये हमारा आ रहा था, और आर को हम रियल फॉर्म में करना चाह रहे हैं, है ना। रिजल्ट जो आया हमारा कंपोनेंट, क्योंकि हम कंपोनेंट तोड़ करके हमने ए और बी को जोड़ा है, तो रिजल्ट तो कंपोनेंट में ही आएगा। तो हम जानते हैं कि कंपोनेंट से रियल फॉर्म हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से जो आर आ गया मैग्नीट्यूड उसका निकालेंगे, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, है ना। या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट और ये मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट है।
और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, या आर एक्स प्लस आर वाई आप कह सकते हैं। और ये हमारा आ गया 8.7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर न्यूटन में, तो न्यूटन स्क्वायर भी आएगा, है ना। ये न्यूटन हम बाहर निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से हो गया इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, कर लीजिएगा कैलकुलेटर बिना यूज किए हुए, ये तो थोड़ा ऐसा है ही। तो कैलकुलेटर हालांकि एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत सिंपल ऐसा रहेगा जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई पॉइंट में आ रहा है। हम ऐसे ही रेंडम वैल्यू लिए थे तो पॉइंट में आएगा ही, है ना। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये 76, वहाँ पे भी आया था लगभग 76 आया था, है ना। क्योंकि हम पॉइंट का थोड़ा सा इसे एक बढ़ा करके लिया है इसको भी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लगभग इतना ही आएगा, ठीक ना। तो और इसका वैल्यू वहाँ पे आपने देखा था पॉइंट में कुछ आएगा, और इसका हमने देखा था 8.72 ऐसा कुछ देखा था, है ना। तो क्लियर है ना। ये लगभग इतना ही आएगा, आप स्क्वायर करिएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने ये 6, ये यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ 4 करिएगा और यहाँ पे और थोड़ा सा घटेगा तो लगभग वो आएगा, ठीक ना। तो 76, ये 6 यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो लगभग आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, है ना। 8.6 गुना 8.6, तो हाँ लगभग ठीक है ना। 8.7 हमारा आ रहा था, ठीक। तो ये न्यूटन इतना आप करिएगा, इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का ज़्यादा आएगा तो मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया। देखिए 8.72, यहाँ पे भी लगभग 72 आएगा, ठीक ना। करके देखिएगा। और ये कुछ और समथिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे आएगा। अब हमें एंगल, है ना, ये तो या तो एक्स से निकलेगा या तो वाई से निकलेगा, तो हम अल्फ़ा एक्स से निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना। ये एंगल जो है एक्स से निकालना चाह रहे हैं, ये निकलेगा इसको बीटा मान लेते हैं या समथिंग एल्स कुछ और मान लेते हैं, ये गामा मान लेते हैं। ये एंगल जो है गामा है, तो गामा अगर कहेगा गामा डिग्री तो चूंकि एक्स से निकल रहा है तो वाई कंपोनेंट ऊपर और एक्स कंपोनेंट जिससे निकलता है एंगल वो नीचे, है ना। tan इन्वर्स वाई बटा एक्स, और ये tan इन्वर्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 है, तो 1 बटा ये समथिंग 8.7, और ये इसको आप कैलकुलेटर में रखिएगा तो लगभग 7 डिग्री आएगा, ठीक ना। तो 7 डिग्री देखिए यहाँ से भी आया था 7 डिग्री, एक्स से 7 बनाया था, और इससे भी हमारा 7 डिग्री आ रहा है, वैल्यू आप करिएगा लगभग 7 डिग्री आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा लेकिन लगभग आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर रियल फॉर्म में आर को लिखें, रियल फॉर्म में कंपोनेंट में लिखा होता है, रियल फॉर्म में करें तो हम कहेंगे 8.72 न्यूटन, और 7 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक्स से हो गया एंटी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो दोनों देखिए सेम, ये हमारा जब हमने कंपोनेंट से सम किया तो आया, और ये आपने जब ट्रायंगल लॉ से किया था तो ये रिजल्ट आया था, है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से सेम मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन भी सेम ही आया, है ना। 7 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, इससे भी आया, ये 7 डिग्री एक्स से बनाया, और यहाँ पे हमें पहले तो ए से निकला था तो हम एक्स से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए से ए है, ए का डायरेक्शन नोन है और एक्स से वो पता था, तो हम आराम से निकाल सकते हैं और कोई भी लिख सकते थे, और यहाँ पे हमें एक्स से आया। तो क्लियर है यहाँ पे कि आप या तो ट्रायंगल लॉ यूज करिए
या तो आप कंपोनेंट फॉर्म यूज करिए, दोनों से सम है जो सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो कोई अंतर होने वाला है। ठीक है, तो हम 2 के लिए एक्सप्लेन किया। अब 3 4 जितना भी वेक्टर रहेगा तो देखिए ये कंपोनेंट फॉर्म से कितना इजीली में हमारा क्वेश्चन बनता है। देखो रियल फॉर्म में अब कहेंगे कि या सर हम अगर सम कर रहे हैं तो रियल फॉर्म में रहने दें या कंपोनेंट फॉर्म में रहने दें, या कंपोनेंट में आया तो रियल करें कि नहीं करें। तो आपको आंसर जैसा दिया हो रहेगा, अगर हमारा सम है जो कंपोनेंट में ही दे रखा है, अगर तो कंपोनेंट में ही छोड़ देंगे, अगर रियल फॉर्म में दे रखा है तो उसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ना वैल्यू हमारा आएगा। और एग्ज़ाम में ऐसा कैलकुलेशन देगा कि कैलकुलेटर का ज़रूरत खास करके आपको NIT IIT के एग्ज़ाम के लिए नहीं पड़ेगा, वो ऐसा क्वेश्चन सेट करता है। ठीक ना, और ये सब तो बहुत कम ही है संभावना कि NITs में ये इसका एप्लीकेशन आएगा। सही है, तो ये नहीं जानेंगे तो बनेगा ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है, सपोज करो कि 3 वेक्टर है और ऐसा हम क्वेश्चन दिया हुआ A बराबर 6 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, B बराबर 4 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, और C बराबर 8 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम बाई एक्सिस। ऐसा दिया हुआ है, 3 वेक्टर दिया हुआ, 3 फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, ऐसा कुछ आपको कहेगा कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स R, यानी A प्लस B प्लस C निकालिए। समझ गए ना, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तभी ना निकलेगा फोर्स। तो आप ट्रायंगल लॉ से करेंगे तो ये दोनों जोड़े, फिर उसका वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है ना। सिंपली हम पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते, कौन वेक्टर किधर है, x हो गया और ये y हो गया। तो वेक्टर A जो है अलोंग एक्स एक्सिस ही है 6 न्यूटन, तो ये समथिंग हमारा क्लियर है, ये A हो गया। ठीक, B जो है 4 न्यूटन, ब्रैकेट में उसका वैल्यू भी आप पहले हम ये बना लेते हैं डायग्राम पहले। B बराबर 4 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर घूमेगा, यानी 30 डिग्री हमारा। और ये थोड़ा सा बड़ा बनाओ क्योंकि ये हम थोड़ा ही तो छोटा बनाएंगे ना, ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो नज़र भी नहीं आएगा। ये हो गया। और अगला जो है C जो है, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा B हो गया। C जो है 8 न्यूटन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बाई एक्सिस से पॉजिटिव, तो बाई एक्सिस से एंड इधर घूमे तो क्लॉक, इधर एंटी क्लॉक, यानी इधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये समथिंग ये हो गया तीसरा वेक्टर। तो ये A हो गया और 6 न्यूटन है, और ये B हो गया 4 न्यूटन है, और ये वाला C हो गया और ये 8 न्यूटन है, और 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब ये तीनों का सम करना है, तो रिजल्ट किधर आएगा। तो अब डायग्रामेटिकली तो कहेंगे कि A के यहाँ पे ले आए, A के टेल पे B का, सॉरी A के हेड के A के हेड पे B का टेल, फिर B के हेड पे C का टेल। तो डायग्रामेटिकली आप वेरी इजीली बना सकते हैं, है ना, बताए थे। लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ से A को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और A का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 न्यूटन। चूँकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो 0 डिग्री एक्स से बनाया, तो cos 0 तो 0, यानी A1 डायमेंशनल एक्स एक्सिस की ओर ही है, तो इसको सिंपली 6 न्यूटन I हम लिख सकते हैं, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए I।
बाई कंपोनेंट इसका थोड़ा आएगा, नहीं आएगा। तो ए को हम ऐसे लिखें, बी बराबर हमारा हो गया, बी का कंपोनेंट फॉर्म में हम करेंगे तो बी है हमारा 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड, और ये एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ है तो कॉस 30, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस यहाँ आई हो जाएगा, प्लस 4 न्यूटन साइन, क्योंकि एक्स से दिया हुआ है तो साइन एक्स वाला यूज करेंगे वाई में, तो साइन 30 ना 30 है तो 30, और ये जे की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर है तो, और यहाँ से हो गया कितना 2√3 न्यूटन आई, और ये प्लस हो गया 2 न्यूटन जे। फिर उसके बाद सी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हो गया 8 न्यूटन, और ये बाई से दिया हुआ है तो इसमें साइन 30 करेंगे, है ना। और ये देखिए ये निगेटिव एक्सिस यहाँ से डालेंगे तो इधर की ओर होगा, तो माइनस आई हो जाएगा, और ये 8 न्यूटन, और ये कॉस से ही 30 दिया हुआ है, सॉरी कॉस से बोल रहे हैं, बाई से 30 दिया हुआ तो कॉस इसमें आएगा, और ऊपर की ओर ही जाएगा इसमें, तो ये जे हो जाएगा। और ये 4 न्यूटन कंपोनेंट अब बढ़ाया गया है, वहाँ पीछे लेक्चर देखिए आप, ये आराम से समझ रहे जाएंगे। तो ये 4 न्यूटन आई माइनस आई, तो इधर हम लिख सकते हैं, या माइनस इधर भी ला सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, और ये हो गया कॉस, ये 4√3 न्यूटन जे। क्लियर है। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो बस वैल्यू रख देंगे। अब इसमें है क्या, वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म का रख दिए। ए के जगह पे 6 न्यूटन आई, बी के जगह पे 2√3 न्यूटन आई प्लस 2 न्यूटन जे, है ना। फिर प्लस सी का वैल्यू, तो सी में अगर करेंगे प्लस माइनस 4 न्यूटन आई प्लस 4√3 न्यूटन जे। तो ये प्लस है तो ये अपना माइनस के साथ आ जाएगा, और ये हो गया 6 न्यूटन आई प्लस 2√3 न्यूटन आई प्लस 2 न्यूटन जे माइनस, या तो यहाँ लिख लीजिए माइनस 4 न्यूटन आई प्लस 4√3 न्यूटन जे। तो आई वाला के साथ जुटेगा, ये जे था ना, अच्छा हाँ आई है, ये और ये, तो 4 में से 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और ये यानी 2 प्लस 2√3 न्यूटन आई हो गया, है ना। और जे वाला में हमारा कितना हो गया 2, और ये 4 प्लस √3 न्यूटन जे। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। आप चाहें तो इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, है ना, पूरा प्रॉपर करके कैलकुलेटर यूज करके, तो चाहे तो कर सकते हैं। कैलकुलेटर थोड़ा सा कर लीजिए यूज। तो ऐसे यहाँ पे हमें गुना भागा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको जो देगा वो इतना ज़्यादा नहीं देगा, वो ऐसा दे देगा कि एग्जैक्ट परफेक्ट कुछ आएगा। तो 3 पॉइंट ये, तो ये जोड़ लीजिए, ये 3 पॉइंट हमारा 46 आ रहा है, तो ये हो गया 3.46 इसका वैल्यू हो गया, और ये 2 इधर है, तो हमारा कितना हो गया 5.46 न्यूटन आई प्लस ये हो गया हमारा 4 गुना √3, तो ये हो गया हमारा 6.93। तो 2 और जोड़ लेते हैं, तो 8.93 न्यूटन जे। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया, ये हो गया हमारा क्या, कंपोनेंट फॉर्म में हमारा
रिजल्ट आ गया। यानी इसका कहने का मतलब अगर हम इधर अगर डायग्राम बनाएं तो हमारा ये x है और ये y है, तो रिजल्ट का इतना इफेक्ट जो है किधर है, आई यानी x एक्सिस की ओर। रिजल्ट किधर आएगा जो हम देख लेते हैं पहले, कौन सा क्वाड में आएगा। तो x एक्सिस में ये x हमारा ये आ गया 5.46 न्यूटन आई, 46 है ना। और जे जो हो गया पॉजिटिव में आ रहा है 8.9, तो इधर समथिंग, और ये बड़ा होगा, ये इसको और थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये इतना ही है और ये थोड़ा बड़ा होगा जे में, और ये कितना है 8.93 न्यूटन जे, है ना। तो रिजल्ट तो इसी के बीच में आएगा। अगर हम इसका हेड पे अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करें तो रिजल्ट हमारा समथिंग इसके बीच आएगा, और ये ऐसा कुछ रहेगा, है ना। ये हमारा रिजल्ट आएगा। और ये आप x से एंगल निकाल लीजिए या y से, दोनों में से किसी से निकाल लीजिए। तो अगर आप x से निकालते हैं तो अगर x से हम अल्फ़ा मान लें तो अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा tan इनवर्स y बटा x। y का वैल्यू हमारा, ये y कंपोनेंट, ये y ही हुआ, सॉरी x हुआ ना ये, हाँ, और ये हमारा y, और कितना हो गया 8 tan इनवर्स 8 और ये हो गया 4.46, और एक कुछ भी एंगल आएगा तो कितना आएगा, लगभग 45 से तो ज़्यादा ही होगा, 60 से लगभग ऊपर होगा, 60-62 आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट अगर इसी में बनाते तो रिजल्ट समथिंग 60 से ज़्यादा आता। और कितना मैग्नीट्यूड का, ये दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया था। आप इसको रियल फॉर्म में फिर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एंगल निकाल रहे हैं, तो रियल फॉर्म में करने के लिए मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड जो होगा आर का जो होगा, आर अगर कहेगा तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई, और ये दोनों को जोड़ेंगे जितना भी आएगा वो उसका लेंथ निकल जाएगा। और एंगल तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। कंपोनेंट फॉर्म में ही पूछेगा तो यही छोड़ देंगे, इतना आ गया। अब आंसर कैसा है नहीं है उस पर डिपेंड करता है। कंपोनेंट में कहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, और रियल फॉर्म में अगर रिजल्ट निकालने के लिए कहेगा तो इसको आप आर निकाल लीजिएगा, फिर एक्स या वाई से एंगल निकाल लीजिएगा। तो हमारा रिजल्ट किधर होगा, वो एग्जैक्ट एंगल मान के चलो कि 62 होता तो 62 बनाते, लेंथ मान के चलो कि ये 12 आ जाता तो 12 लेंथ का 62 डिग्री, ऐसा कुछ ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो ये तीनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता है ना। तो इस तरीके से 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा जितना भी हो, पहले सभी का कंपोनेंट निकालेंगे और फिर सिंपली हम जानते हैं जोड़ना, है ना। r बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो भी रहे, और सभी का वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में देंगे। और सेम डायरेक्शन वाला सिंपली जुटता है तो आई वाला सिंपली जुट जाएगा, अगर माइनस होगा तो घट जाएगा, है ना। और जे सेम डायरेक्शन है ना, जे यानी अलॉन्ग बाई एक्सिस, तो वो सिंपली हमारा जुट जाता है। तो हम सिंपली यहाँ से इसको कंपोनेंट फॉर्म में इजीली निकाल सकते हैं। आप रिजल्ट को चाहे तो रियल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। और ऐसे करके आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ कंपोनेंट फॉर्म का, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। बाकी ये लगभग ये कंपोनेंट हमारा लगभग क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।